स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक का नाम है भौतिक विभाजन पार्ट 4। ठीक है, 3 तक हम लोग कर चुके हैं, आज पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं PDF ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, जय भगवान, जय गणेश जी, स्टार्ट करिए हम लोग अपना रिवीजन। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोलते हैं कि टोटल प्रादेशिक विभाजन में मैदान को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। एक तो हो गया पंजाब का मैदान, ठीक है, एक हो गया पंजाब का मैदान, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा गंगा का मैदान, एक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पूरे के पूरे क्या बोलते हैं कि मैदान को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है एक को बोलते हैं पंजाब का मैदान, ठीक है ना, पंजाब का मैदान, ठीक है। उसके बाद एक हो जाता है गंगा का मैदान, एक होता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो फटाफट हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि पंजाब पंच जो आब माने होता है नदी, और पंच माने 5 नदियों के मिलाप से जो बनता है उसको पंजाब बोला जाता है। और दो नदी के बीच में, 2 नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, दोआब बोला जाता है, ठीक है। तो सिंधु और सिंधु की सहायक नदी से निर्मित मैदान, ठीक है ना। दोआब में 2 नदी के मध्य के उपजाऊ क्षेत्र, देखिए जो जहाँ से भी नदी गुजरेगा उसके आसपास के एरिया बहुत उपजाऊ होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो दोआब क्या होता है? 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र को क्या दोआब बोला जाता है, ठीक है ना। क्षेत्र हो गया भारत और पाकिस्तान में ये है, ठीक है। पंजाब का मैदान, ठीक है। पंजाब का मैदान क्या है? भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो बात कर लेते हैं कि पहले तो सिंधु और उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, उसके बीच में कौन कौन सा दोआब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि सिंधु, उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये होता है, ठीक है। तो सिंधु उसका, ठीक है। और ये जो सिंधु नदी है वो अंत में कराची में जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 दोआब का नाम क्या है। देखो, तो सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा है? सिंधु सागर दोआब हो गया। उसका झेलम और चेनाब के बीच में चाज, ठीक है ना। चाज हो जाएगा, ठीक है ना। चेज दोआब हो जाएगा। उसके बाद झेलम और रावी के बीच में हो जाएगा झेलम और रावी के बीच में कौन सा हो जाएगा? रचना हो जाएगा, ठीक है ना। रचना दोआब, ठीक है ना, रचना। और उसका कहते हैं कि ब्यास और रावी और ब्यास के बीच में बाड़ी हो जाएगा, बाड़ी भी दोआब। और क्या बोलते हैं कि ब्यास और क्या बोलते हैं कि सतलुज के बीच में ब्यास और सतलुज के बीच में बिष्ट दोआब हो जाएगा, बिष्ट दोआब, ठीक है ना। तो सबका शुरू का शॉर्ट ले लिया गया है, उसे बन गया था। 5 दोआब का नाम क्या है पंजाब में? सिंध सागर दोआब, फिर चाज दोआब, ठीक है ना। उसके बाद रचना दोआब, बाड़ी दोआब, बिष्ट दोआब। सबसे पहले देखते हैं सिंध सागर दोआब क्या होता है। सिंधु और सहायक नदी के द्वारा बनने वाला उसको सिंध सागर दोआब बोला जाता है, सिंध सागर दोआब बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं चेज का। तो चेनाब और झेलम, चाज। तो चेनाब और झेलम के साथ चेज हो गया। रचना दोआब रवि और चेनाब के बीच में हो गया रचना दोआब। फिर बाड़ी दोआब ब्यास और रावी के नदी के बीच में कौन है? बाड़ी दोआब। और बिष्ट दोआब कौन हो गया? ब्याब हो गया। ब्यास और सतलुज नदी के बीच में कौन हो गया? बिष्ट दोआब हो गया। समझ में आता है? एकमात्र दोआब जो पूर्णतः भारत में स्थित दोआब है वो है बिष्ट दोआब एकमात्र ऐसा दोआब है जो कि पूर्णतः भारत में है, ठीक है ना। बिष्ट क्या कि बेस्ट है, चीज़ें बेस्ट है, इसलिए बेस्ट दोआब हो गया। आगे बात करते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का पहले जानते हैं कि गंगा नदी, उसके सहायक नदी कौन कौन आता है? गंगा में रामगंगा है, ठीक है ना। रामगंगा ऊपर से माने कि बाईं ओर से कौन हो गया? रामगंगा, जो कि रोहेलखंड वहाँ पे तो ऊपर से है कि रामगंगा, ठीक है। उसके बीच में रोहेलखंड हो गया, ठीक है ना। उसका गोमती, ठीक है ना, गोमती, ठीक है। तो गोमती पर अवध है। घाघरा पर पूर्वी यूपी है। गंडक पर सारण है, बूढ़ी गंडक पर सारण, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि कोसी पर मिथिला है। उसके बाद महानंदा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर से क्या होता है, नीचे से मैंने दाहिनी तरफ से यमुना नदी मिलती है, उसके बीच में गंगा यमुना दोआब बनता है। उसके बाद एक यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलता है, जिस पर मगध का साम्राज्य था। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाके गंगा नदी का 2 शाखा हो जाता है, एक हुगली ब्रांच हो जाता है और एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और
तो इधर से गंगा आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आके क्या बोलते हैं कि पद्मा बनाती है। पद्मा बनने के बाद क्या बोलते हैं कि जमुना और पद्मा मिलती है, ऐसे करके। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझ में आ गया कि ऊपर से राम गंगा है, गोमती घाघरा, ठीक है, गोमती राम गंगा, ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है, नीचे से हो गया कौन कौन, यमुना है जो कि गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और गंगा यमुना द्वारा बनाती है। और एक अमरकंटक की पहाड़ी से सोम निकलता है, सोन नदी, जो कि जिस पर क्या बोलते हैं मगध का साम्राज्य था। और गंगा आगे चल कर हुगली ब्रांच और बंगाल की खाड़ी का ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिल के और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान में कौन कौन आ जाता है, उत्तराखंड का मैदान, ठीक है ना। गंगा के मैदान में कौन कौन आ जाता है, रोहिलखंड का मैदान, जो कि रामगंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। रामगंगा नदी का अपवाह क्षेत्र में कौन है, रोहिलखंड का मैदान। उसके बाद अवध का मैदान आ जाता है, जो कि गोमती नदी का है। और घाघरा नदी के पास कौन है, पूर्वी यूपी हो गया, पूर्वी यूपी का मैदान हो गया। गंडक है, बूढ़ी गंडक में हो गया सारण, ठीक है ना। गंडक और बूढ़ी गंडक में हो गया सारण। उसका कोसी में मिथिला हो गया। और महानंदा नदी के आवाज क्षेत्र में पंजाब हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सोन नदी में मगध हो जाएगा। ये तो पढ़ चुके हैं। आगे देख लीजिए वही चीज़ को फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, उसके बाद यमुना, नीचे से सोन और हुगली। इसको बांटा गया है, इसको बांटा गया है किसके आधार पर, बारिश की क्या बोलते हैं, बारिश के हिसाब से, कि बारिश कितना परसेंट होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से कितना सेंटीमीटर रहता है। तो देखिए जो शुरुआत का है, शुरुआत का मतलब कि जहाँ से गंगा यमुना बनना चालू होती है, ठीक है, वहाँ से लेकर गोमती तक, ठीक है ना, गोमती तक क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान बोलते हैं। फिर ऊपरी गंगा का मैदान बोलते हैं जिसमें उत्तरी यूपी आ जाता है, ठीक है ना। इसमें 50 सेंटीमीटर का वर्षा होता है, माने शुरुआत में कम, फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे बारिश ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद तो 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर कहाँ पे होता है, ऊपरी गंगा का मैदान में होता है, जो कि उत्तरी यूपी में है। उसके बाद 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, गोमती से लेकर कोसी तक, ठीक है। गोमती से लेकर कोसी तक क्या कहते हैं, 100 से 200 मीटर का बारिश, 200 सेंटीमीटर बारिश होता है। इसको मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं, जो कि जिसमें यूपी और बिहार आ जाता है। गोमती से लेकर कोसी तक ये मध्य गंगा का मैदान है, ठीक है ना, जिसमें यूपी और बिहार आ जाता है, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होता है। उसके बाद होता है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है ना। ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा का मैदान है वेस्ट बंगाल, जिसमें 200 से प्लस बारिश होता है। आगे बात करते हैं क्या, जो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा के मैदान में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखिए ऊपरी गंगा का मैदान में वो उत्तरी एवं मध्य यूपी आता है, जिसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, ठीक है। इसमें बांगर क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और गन्ना के उत्पादन होता है, ठीक है ना। तराई क्षेत्र है, बीमारी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं उसके बाद मध्य गंगा का मैदान के बारे में, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। और पूर्वी यूपी और बिहार आता है, खादर और बांगर दोनों होता है। और चावल और गन्ना के लिए बेस्ट है। फिर निम्न गंगा का मैदान आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में, उसमें 200 से सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होता है। और खादर मृदा इसमें होता है, चावल और जूट के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गया। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं कि अधिक सिंचाई और अधिक उर्वरकता के कारण उत्पादकता तो बढ़ गया था, लेकिन क्या हुआ था, उसका नुकसान क्या हो गया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान प्लस जो कि ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा के मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में क्या हुआ कि हरित क्रांति में क्या हुआ कि अधिक सिंचाई और अधिक उर्वरकता के कारण उत्पादकता बढ़ गया, क्या कि वर्षा अधिक हुआ, उपजाऊपन भी बढ़ गया, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता कम थी, ठीक है ना। तो वर्षा अधिक होती थी, ठीक है ना, वर्षा अधिक होती थी, उपजाऊपन अधिक था, तो सिंचाई की आवश्यकता कम थी। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम के आसपास में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है ना। तो असम में बाढ़ की समस्या ब्रह्मपुत्र नदी ही लेके आती है, और चावल की खेती के लिए बेस्ट है, ठीक है। असम में क्या क्या होता है, चाय और पहाड़ी पर क्या होता है कि ढलान है, तो इसलिए चाय बेस्ट होता है, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हल्का सा उत्तरी भारत के विशाल मैदान को दिखाया गया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा का मैदान है, ठीक है ना, और राजस्थान का मैदान है। फिर ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, फिर
मध्य गंगा का मैदान हो गया, और इधर हो गया निम्न गंगा का मैदान अपना ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ मैप में दिखाया गया है, ठीक है। मिलते हैं किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।